माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 136, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स। सर 136, माननीय मंत्री, 136। माननीय मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर हेवी इंडस्ट्री सदन पटल पर रख दिया गया। फॉर सप्लीमेंट्री और व्हाट आर दी क्वेश्चन आवर है। माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाइए, आपका आवर है, क्वेश्चन चलने being दीजिए। made by the government to increase the investment of foreign companies to make India a global hub in manufacturing of electric vehicles. मंत्री जी, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वैश्विक हब बनाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। इसके लिए फेम 1 में 895 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए थे। फेम 2 में 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए और इसके साथ साथ चूंकि ई व्हीकल में इलेक्ट्रिक बैटरी एसीसी बैटरी की अपरिहार्यता है और ये बैटरी अभी तक विदेशों से आयात हो रही है, इसके लिए अभी पीएलआई स्कीम में एक बहुत बड़ा परिव्यय 18,100 करोड़ का परिव्यय रखा गया है, जिससे भारत में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एसीसी बैटरीज बनेगी और इसकी बहुत अच्छी 2 पहिया वाहन, जिसमें भारत बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है, उसमें 2 पहिया वाहन में बहुत तेजी से इसमें प्रगति हो रही है। दूसरा सप्लीमेंट्री। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो फॉसिल फ्यूल है, डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स, प्रश्न और उत्तर के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। पोल्यूशन का कारण है बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में, उनके लिए कोई डिसइंसेंटिव दिया जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए जो इंसेंटिव्स हैं उनका जो है ये डीजल व्हीकल्स और पेट्रोल व्हीकल्स का क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुकाबला ले लेंगे? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लोगों ने जो सवाल उठाया है, सरकार के ये ध्यान में आया है। अंतर्दहन इंजनों की जो गाड़ियां थी, उनके और इनके लागत में बड़ा अंतर था। इसी को कम करने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन देने की योजना बनाई। उस योजना में हाल के दिनों में उनका इंसेंटिव बढ़ाया गया। जहां हम ई व्हीकल पर प्रति किलोवाट 2 पहिया वाहन का 10,000 रुपए का प्रोत्साहन देते थे, वहां हमने प्रति किलोवाट 15,000 किया है। इसी तरह 2 पहिया वाहनों पर हमने उसका प्रोत्साहन बढ़ाया है। 4 पहिया वाहनों पर उसका परिणाम में आया है कि अब अंतर्दहन मुंजन जो मूल्य है, ये जो इनकम्बेंट इंजनों का, पेट्रोल डीजल का, जब ये छूट हम दे रहे हैं तो उसकी लागत उनके बराबर हो जा रही है, तो अब अचीवमेंट हो रहा है। Thank you, sir, for permitting to supplementary question. The minister has answered the schemes, how they are developing the electric waste manufacturing in India. I am grateful for the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, has come forward to establish more industries to manufacture that electric vehicles. And also, sir, in Tamil Nadu, our former Chief Minister Edappadi Palaniswamy has taken a lot of effort to establish a electrical manufacturing vehicles industry. Voro is the one big company has come forward in Tamil Nadu to establish to produce electric vehicles. I want to know from the Honorable Minister, because this industry is situated in my home district, Krishnagiri district. Near Pochampalli, Mathur, this Voro is manufacturing 2 vehicles. I want to know the Minister, what are the incentives
they are going to give for establishing this industry and also giving employment for the local people, because the employment is more important. That is your backward area of Krishnagiri district. Be brief, I request the Minister to give some suggestion to industry to give for employment and also give the subsidy. Be brief in question. माननीय अमित भाई साहब बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि माननीय मोदी जी की इस पहल का उन्होंने स्वागत किया है। मैं उनके माध्यम से माननीय सभापति जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस समय माननीय मोदी जी ने जो कार्बन उत्सर्जन कम हो, इसलिए भारत दुनिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बने, इसके लिए क्रांतिकारी पहले की है। उनके स्वयं तमिलनाडु में बहुत अच्छी पहले हुई है। माननीय थम्बीदुरई जी के गृह क्षेत्र में वहाँ ओला जैसी कंपनियों ने इसमें बड़े सकारात्मक पहले की है। अभी मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि ओला कंपनी अब टू व्हीलर बनाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जिनका उल्लेख उन्होंने किया थम्बीदुरई साहब की पहल पर, उसने बड़ा इन्वेस्ट किया है। वो 23,000 करोड़ रुपए का वहाँ पर जो है उसने इन्वेस्ट किया है, जिसमें वह अक्टूबर से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। और उसका उस ओला का रेपुटेशन यह है कि उनकी जुलाई में बुकिंग शुरू हुई और 1 लाख उनकी बुकिंग हो गई है। सरकार का उसको पूरा पॉजिटिव सहयोग है। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, वह वहाँ के स्थानीय जो प्रावधान है उसके तहत स्वाभाविक है कि वहाँ रोजगार लोगों को उस प्रावधानों के तहत उपलब्ध होगा। सरकारी से प्रोत्साहन दे रही है। Sir, I would like to know from the government, while they have taken great initiative to set up electric manufacturing plants in India, and so the electric vehicles will be produced, what is the roadmap for setting up charging stations? Because that is going to be the most important infrastructure which is going to be necessary. How many charging stations have been set up so far, and what is the roadmap for the next 5 years? I would like to know from the Minister. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य का सवाल बहुत ही उपयोगी है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार ने केवल इस पर 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 427 चार्जिंग हो चुके हैं और पूरे बॉम्बे और यहाँ दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ दिल्ली, ये 3 जो हाईवेज हैं, इसमें भारत सरकार की पहल से राज्य सड़क परिवहन मंत्रालय भी सकारात्मक रहा और परिणाम ये रहा कि उसमें हम ई एक्सप्रेस बना रहे हैं, जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ को ई एक्सप्रेस घोषित कर दिया गया है। 24 चार्जिंग स्टेशन वहाँ कार्यरत हैं और मान्यवर इसके साथ साथ भारत सरकार ने माननीय मोदी जी की पहल पर विद्युत मंत्रालय ने अपने एसओपी जारी की है, जिससे चार्जिंग के लिए बहुत सी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। इसके साथ साथ शहरी विकास मंत्रालय ने आवास और वाणिज्यिक भवनों में भी चार्जिंग का व्यवस्था करने की अनुमति दे दी है और इस तरह से हम चार्जिंग स्टेशन पर भी क्रांतिकारी पहल कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक वाजपेयी बहुत ही संक्षेप ब्रीफली अपना सवाल रखें। माननीय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रतिवर्ष एक बड़ी विदेशी मुद्रा हर वर्ष खर्च करनी पड़ती है। माननीय इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर देश में उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बना रही है? यदि है तो क्या? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देता हूं कि फेम इंडिया 1 और उसके बाद उसके अनुभवों से फेम इंडिया 2 यही विशेष कार्यक्रम है, जिसमें मैंने पहले ही सदन को अवगत कराया कि हम उसमें ई 2 पहिया वाहनों को प्रति किलोवाट 15,000 का
उनसे इंसेंटिव दे रहे हैं और एक पहिया वाले इन पर 20,000 रुपया प्रति किलोवाट का और इलेक्ट्रिक बसों को 40% में हम दे रहे हैं 2 करोड़ की लागत की बसों पर। इसके साथ साथ चांदनी स्टेशन की पहल कर रहे हैं और निश्चित तौर से माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वह इससे हमारी पेट्रोल की आयात के खर्चे बचेंगे और माननीय मोदी जी की इस पहल से हमारा स्वयं का आत्मनिर्भर भारत अभियान आगे बढ़ेगा और हम 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ की हम पेट्रोल और डीजल की आयात की बचत कर सकेंगे। इस पर हमारी पहले कारगर दिशा में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 137 श्री कनक मेहला रविंद्र कुमार। माननीय मंत्री क्वेश्चन नंबर 132 सप्लीमेंट्री कनक मेहला जी पहला सप्लीमेंट्री। Sir, in the reply, the Honorable Minister stated that they have the R&R package to the project and it is implementation vested with the Government of Andhra Pradesh and the Government of Andhra Pradesh is looking after. Sir, rehabilitation requires providing all facilities that were enjoyed by the project affected people in the normal place of residence. But in the current rehabilitation exercise pertaining to Polavaram project, various deficiencies, lack of water facility, electricity connection and non-laying of pakka roads, etc. has come to light. In this regard, my first supplementary question is, Honorable Minister, whether any official from the government personally monitored the rehabilitation exercises, particularly for the Adivasis and Dalits. माननीय सभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पोलावरम प्रोजेक्ट के विस्थापितों के विस्थापन के बाद बसाए जाने वाले जगह की सुविधाओं को लेकर के प्रश्न किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जैसा उत्तर में प्रारंभिक तौर पर लिखा गया है कि प्राथमिक रूप से ऐसा सब करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या इसको लेकर के कोई कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसके लिए जो कमेटी बनी है, भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है, जिस कमेटी में सोशल जस्टिस मंत्रालय के सचिव और इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण सदस्य होते हैं। अभी इसी माह में उस कमेटी की बैठक हुई है। जितनी ग्रीवेंसेज आए हैं उन सब ग्रीवेंसेज को उसमें रजिस्टर किया गया और कमेटी ने निर्देश राज्य सरकार को भी दिया है कि राज्य सरकार के अधिकारी सारी ग्रीवेंसेज को रजिस्टर करें और उनका ठीक से निस्तारण किया जाए। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, the relief to Adivasis and Dalits are not adequately given. An estimate states that more than 2 lakhs people, mostly Adivasis from these sub-mentioned villages, is estimated to a cost of rupees 30,000. आप सवाल पूछने के लिए आए हैं, देश को उम्मीद है कि आप इन सवालों को पूछेंगे जो देश के लिए करने की सोच है। Is not much satisfactory. पर जाए। Under these circumstances, whether the government has sent any central team and also allocating funds to the Polavaram project in order to meet the R&R package. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने ये सवाल सभी माननीय सदस्य आप लोगों ने दिए हैं सरकार से पूछने के लिए। माननीय आपके सवाल है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने R&R पैकेज के यथेष्ट न होने के लिए, समुचित न होने के बारे में विषय प्रश्न रखा है। पिछले प्रश्न में भी माननीय सदस्य ने कहा था कि वहाँ अम्यूनिटीज का निर्माण नहीं हुआ है। अम्यूनिटीज की एक लंबी सूची मंदिर से लेकर के पूजा स्थलों से लेकर के स्कूल बिल्डिंग, आंगनबाड़ी सेंटर, कम्युनिटी हॉल, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, वेटनरी हॉस्पिटल, GCC स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पोस्ट ऑफिस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बस शेल्टर, फर्टिलाइजर स्टोर, लाइब्रेरी से लेते हुए डंपिंग यार्ड तक
सारी सुविधाएं उन जो है नए हैबिटेशंस में क्रिएट करने का काम किया गया। जहां तक कंपनसेशन की राशि का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अनुरूप जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के अतिरिक्त भी आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्येक डिस्प्लेस होने वाली फैमिली, क्योंकि 2013 का एक्विजिशन एक्ट ये कहता है कि उसको समान मात्रा में भूमि अप टू 2.5 एकड़ देना आवश्यक है। समान मात्रा में एरेबल लैंड देने के साथ साथ में उसे 10 लाख रुपए प्रति परिवार पुनर्वास पैकेज जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। और मैं ये मानता हूं कि अगर 10 लाख रुपए प्रति परिवार को दिया जाता है और साथ में उसके आरएनआर की सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, तो ये एक अत्यंत ही लाभकारी पैकेज ट्राइबल फैमिलीज के लिए होने वाला है। माननीय प्रसन्नाचार्य जी, माननीय प्रसन्नाचार्य जी, villages of Odisha, I would like to know from the Honorable Minister what is the number of villages and what is the number of people those are going to be affected by this project, and out of the villages that is being affected, what is the number of scheduled caste and scheduled tribe people whose land are being submerged under this project, number one. And sir, I would like to know from the Honorable Minister whether Government of India has prepared a special package for the rehabilitation and resettlement of the affected people of Odisha due to the Polavaram project. And sir, will the Minister be kind enough to say whether under the PESA Act the Gram Sabha has been held in those areas and the opinion of the concerned villagers in Odisha have been taken about the rehabilitation and resettlement. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये सबमर्जेंस जो उड़ीसा में अपेक्षित है और जिसकी चिंता माननीय सदस्य अभी कर रहे हैं, उसको लेकर के उड़ीसा सरकार की तरफ से दायर याचिका सर्वोच्च न्यायालय में पहले से लंबित है। और जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तीनों ही राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें एस्टिमेशन ऑफ डिजाइन फ्लड, बैकवाटर स्टडीज और एनवायरमेंटल क्लियरेंस को चैलेंज किया गया है। मुझे लगता है कि ये मैटर क्योंकि सब्सिडाइज है, इसके लिए इसके बारे में यहाँ किसी तरह की टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। सीबीएल नरसिंह राव, Thank you, Deputy Chairman, sir, for the opportunity. I would like to first thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Minister Shekhawat ji for releasing more than 11,200 crores for Polavaram project for the Polavaram project so far. And recently, a team of our party leadership visited the Polavaram project, and displaced people have certain grievances with the state government, and therefore I would like to request the Honorable Minister to pay a visit to Polavaram project at his early convenience, and also consider shifting Polavaram project authority from Hyderabad to Rajahmundry so that the displaced and other people can approach the PPA with their grievances. Thank you, sir. माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के बाद में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मंशा के अनुरूप इस प्रोजेक्ट को शीघ्रता के साथ में पूरा किया जा सके, इस दृष्टि से पोलावरम प्रोजेक्ट को राज्य सरकार द्वारा बिल सबमिट किए जाने के तुरंत साथ ही अनुदान राशि जो है वो प्रोवाइड की है। जहाँ तक माननीय सदस्य का पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के शिफ्ट करने का प्रयास का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूँ, आप सबके आपके माध्यम से सदन को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रस्ताव मेरे मंत्रालय में विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर सकारात्मक निर्णय मंत्रालय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद में शीघ्र हम इस जो है पोलावरम प्रोजेक्ट का एक बार वहां जाकर के निरीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 138 श्री कैलाश सोनी,
यह बताने की कृपा करेंगे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बाबई चिचली विकास खंड के अंतर्गत प्रस्तावित लघु सिंचाई योजना के लिए बांध के निर्माण की स्थिति क्या है, यह कार्य कब तक प्रारंभ होगा और इस कार्य के प्रारंभ न होने के क्या कारण है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का समुचित उत्तर लिखित में सदन के पटल पर रखा गया। प्राथमिक तौर पर जल राज्यों की जिम्मेदारी होने के कारण से राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रोजेक्ट्स को कैनवस जो है वो डिजाइन करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं। राज्य सरकार की तरफ से नरसिंहपुर में किसी भी तरह का कोई एसएमआई प्रोजेक्ट बनाए जाने के प्रस्ताव अभी भारत सरकार में किसी भी स्तर पर लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने उत्तर में भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहा है कि एक शक्कर पैंच लिंक जॉइंट प्रोजेक्ट जरूर जो नरसिंहपुर में जिले में होने वाला है वो प्रस्तावित है। उसके ऊपर नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस प्रोजेक्ट को एक बार रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट के साथ में उसे नए प्राइस लेवल पर इंक्लूड करके एडिशनल कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हुए उसके ऊपर अभी विचार करने के लिए रखा हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री सोनी जी, क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कोई पन बिजली योजना भी प्रस्तावित है क्या? अभी ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के स्तर पर समीक्षा के लिए अभी पटल पर नहीं आया है कि इस बारे में मैं उत्तर देना अभी सुनिश्चित नहीं होगा। एक बार ये अभी डीपीआर के स्टेज पर है, एक बार डीपीआर बन जाती है उसके बाद में मैं इसमें किसी तरह का ठोस उत्तर माननीय सदस्य को दे सकने में सक्षम हूं। मिस्टर राकेश सिन्हा, माननीय राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उनके पहल के बाद से जल संरक्षण के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की है। मैं जल संसाधन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल रीजन में लगभग 1.5 लाख छोटे छोटे जल संरक्षण के डैम्स हैं, जो परंपरागत डैम्स हैं। उन डैम्स को रिवाइव करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं परंपरागत ढंग से। खास करके बरसात के सीजन में जो पानी आता है जो बेकार चला जाता है, तो उन परंपरागत डैम्स को रिवाइव करने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है और कितनी जल्दी उनको रिवाइव किया जा सकता है? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में 2019 में सरकार बनने के बाद में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। चुनिंदा 256 जिलों में जहां पानी का स्तर सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, वहां प्रारंभ में यह योजना प्रारंभ की गई थी। लेकिन इस वर्ष से हमने देश के 700 ही जिलों में इस योजना को प्रारंभ किया है। बरसात का पानी निश्चित रूप से उसका संकलन, उसको सहेजना, उसका संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना देश के लिए, देश के जल सुरक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं माननीय सदस्य का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 15वें वित्त आयोग ने अपने अनुशंसाओं में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो धनराशि की अनुशंसा की है उसका 30% हिस्सा पानी के संबंध में जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए आरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त नरेगा में भी 65% हिस्सा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर ही खर्च किया जाना ऐसा आवश्यक है। इन दोनों को जोड़ करके इन सब के माध्यम से ऐसे जल संरक्षण के सारे उपायों को गति निश्चित रूप से राज्य सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे जल संरक्षण से जुड़ी हुई गतिविधियां और अधिक वैज्ञानिक आधार देने के लिए प्रोग्राम के तहत जितने अध्ययन पिछले वर्षों में किया है वो सारी सूचनाएं भी हमने राज्य सरकारों के साथ में साझा की है, ताकि प्रत्येक स्थान पर उसी तरह की अपेक्षित गतिविधियों को जो है वो प्रस्तावित करके उनको पूरा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 139 डॉक्टर फौजिया खान। डॉक्टर फौजिया खान, माननीय मंत्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
द हाउस सर। सप्लीमेंट्री पूछना चाह रही हूँ, इधर खड़ी नहीं है भाई, अपनी सीट पर जाए डॉक्टर फौजिया खान, अपनी सीट पर जाए। सभापति महोदय, मैं मेरी सीट पे हूँ और मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस सभागृह में विपक्ष जो डिमांड कर रहा है, जो चर्चा, उस चर्चा की अनुमति दी जाए। नेशनल सवाल पूछ सकते हैं मैडम, इस पर सप्लीमेंट्री पूछ सकती है। फार्मर्स पर सिर्फ आपका प्रश्न इस रिकॉर्ड पे जाएगा, प्रश्न ही रिकॉर्ड पे जाएगा, प्रश्न से संबंधित हो, ये मेरा आग्रह संबंधित हो। है और इस सवाल के माध्यम से इसी सवाल से संबंधित नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा। प्लीज, आप पूछना नहीं चाहती, The statement is laid on the table of the House, sir. She has not asked any question. सवाल पूछेंगी आप सेकंड सप्लीमेंट्री से संबंधित तो आपको इजाजत मिलेगी, नहीं पूछेंगी तो इजाजत नहीं होगी। मैं फिर इसी सवाल से संबंधित आपका प्रश्न होगा, मैं परमिट करूंगा। आग्रह करना कोई परंपरा नियम नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। डॉक्टर विकास महात्मे, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रही हैं, ये आजादी, ये नियम के अनुकूल नहीं है। प्लीज सर, मेरा से एक सवाल है कि विज्ञापन दिए जाते हैं, उससे बिहेवियरल चेंज बहुत ज्यादा आ सकता है। जैसे कि स्वच्छ भारत में बिहेवियरल चेंज आ गया है, तो मेरा ये मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या वह जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं सरकार द्वारा, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं क्या, उसका असर क्या हुआ, ताकि लोगों को बिहेवियर में कितना बदलाव आया और किस तरह से क्रिएटिविटी यूज करके कम से कम खर्चे में यह ज्यादा लोगों तक के कैसे पहुंचे, यह इसकी सोच होगी। तो यह मेरा सवाल है कि इसके बारे में कोई स्टडी होती है क्या, इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में। माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से और पूरे सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि सरकार ने एक जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रैशनलाइज करने के लिए एक सोच अपनाई है और जो कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी उसका फर्क पड़ा है। कुल मिलाकर इस पे इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। आपको ध्यान होगा 2014 से पहले अगर एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे लीडर्स या एमिनेंट पर्सनालिटीज पर, उस पर अलग अलग मंत्रालय अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट देता था। हमने उसको भी करके 27 से कम करके 7 किया है और संबंधित मंत्रालय उसको देता है। जहां तक मैसेजिंग की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, सरकार ने उसके ऊपर भी ध्यान और बल देते हुए कि जनता तक संदेश भी जाए, जागरूकता भी पहुंचे, इसलिए इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजमेंट की ओर ध्यान दिया है। इसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि जनता तक सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों तक पहुंचाने का अवसर भी मिला और साथ ही साथ खर्चे में कमी भी आई है। इसके अलावा भी जैसे पहले विज्ञान भवन में या पार्लियामेंट एनेक्सी में कोई कार्यक्रम होते थे तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती थी, अब वो नहीं किया जाता, अब केवल इनविटेशन दिया जाता है। इसका बल भी उस पर दिया गया है। जो नॉन कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट है, जैसे टेंडर है या जॉब के लिए बाकी सब है, उसको भी हमने छोटा, बिल्कुल छोटा करके दिया है और उसमें पोर्टल का बीच में डिटेल्स दे दी जाती ताकि उस पर जाके अपनी डिटेल्स को देख सके। तो इसका फायदा ये हुआ है कि सरकार का खर्चा कम जरूर हुआ लेकिन जानकारी पूरी मिली और पहले से बेहतर मैसेजिंग, यानी कि सरकार ने कम्युनिकेशन के ऊपर बेहतर काम किया है और नॉन कम्युनिकेशन के ऊपर अपना खर्चा कम करने का काम किया है। House stands adjourned to meet at 2 p.m.